हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल UPPCS 1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी प्रहार मैगजीन है, इसका हम 5वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस मैगजीन का आखिरी पार्ट रहेगा। इस मैगजीन का जो दोस्तों आखिरी पार्ट है वो क्या है, आपका यूपी का पूरा 1 साल का स्पेशल करंट अफेयर्स। इससे पहले इस मैगजीन के 4 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, जिसके हमने 3 पार्ट्स में दोस्तों इस मैगजीन का जो डिस्कस किया था, उसमें हमने जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का जो 1 साल का करंट अफेयर्स है, इसको हमने मंथली डिस्कस किया था। इसके बाद जो आपका 4th पार्ट था, चौथा पार्ट था, इसमें दोस्तों हमने इस मैगजीन का जो आपका अलग से टॉपिक दिया गया है 2023 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। और इस मैगजीन का ये दोस्तों आखिरी पार्ट रहेगा, जिसमें हम यूपी का करंट अफेयर जो कि पूरे 1 साल का रहेगा। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, क्योंकि आपकी RO और PCS की परीक्षाओं के अलावा यूपी स्पेशल जितने भी एग्जाम हैं जिसमें आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर दोस्तों आप इस मैगजीन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जो हमारा पहला टॉपिक है यूपी का स्पेशल करंट अफेयर्स, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अरुण भंसाली। ठीक है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने पहले पार्ट देखे होंगे तो उसमें एक जगह नाम आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक और जिनका नाम रहा था चर्चा में, उनका नाम क्या था दोस्तों, प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, प्रीतिंकर दिवाकर। दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो ये भी ठीक है, क्योंकि इनको जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था, ये दोस्तों अपॉइंट किए गए थे 26 मार्च को। ठीक है, 26 मार्च 2023 को इनको बनाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और इनका कार्यकाल जो है दोस्तों वो दिसंबर में पूरा हो गया था। तो दिसंबर 2023 में यदि हम बात करते हैं तो अरुण भंसाली जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो वर्तमान में आपके यही इस पद पर हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण हो गया है। और ये जो नामकरण किया गया है दोस्तों, ये किसके नाम पर किया गया है, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर। क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस एयरपोर्ट का पूरा नाम हो जाता है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। क्लियर है। और दोस्तों ये आपका जो हवाई अड्डा है, ये आपका इससे पहले इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया था श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बदल करके महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया है। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, कुष्ठ रोगी अभियान कुष्ठ रोग खोजी अभियान। इस अभियान का नाम क्या है दोस्तों, कुष्ठ रोग खोजने वाला जो अभियान है दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 21 दिसंबर 2023 से शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों इस अभियान का, वो क्या है, उत्तर प्रदेश को कुष्ठ रोग मुक्त करने के प्रयासों की कड़ी में। ठीक है। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो टीमें गठित की गई हैं, वो घर घर जा करके कुष्ठ रोगियों की छानबीन करेंगी और देखेंगी कि मतलब कितने कुष्ठ रोगी जो है वो मौजूद हैं वर्तमान में। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश 10,000 श्रमिकों को किस देश में भेजेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। दोस्तों इजराइल में 10,000 श्रमिकों को भेजने का जो उद्देश्य है वो क्या है। इजराइल में दोस्तों पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमास हमला हुआ था। तो हमास हमले के बाद इजराइल अपने नुकसान की भरपाई को करने के लिए इसको 1 लाख मजदूरों की आवश्यकता है। तो इसी श्रेणी में इजराइल ने क्या किया है, भारत सरकार से मदद मांगी है, जिसमें भारत सरकार जो भारत के अलग अलग राज्य हैं वहाँ से श्रमिकों को सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है। तो उसमें यूपी सरकार जो है वो अपने राज्य से 10,000 श्रमिकों को भेज रही है। तो दोस्तों इसमें जो मजदूर यानी कि जो श्रमिक इसमें शामिल होंगे, जो जाएंगे, उनको 1,38,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, 1,38,000 रुपये का वेतन रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो आपका वेतन है ये भारतीय मुद्रा के अनुसार है, लेकिन ये इजराइल की मुद्रा के अनुसार 6,100 रहेगा। ठीक है, 6,100 जो कि आपका न्यू शेकेल, इजराइल की मुद्रा दोस्तों क्या है, न्यू शेकेल। तो वहाँ के हिसाब से 6,100 न्यू शेकेल, जो कि भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट होकर के ये इतना लगभग रहेगा। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा,
नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा स्थान रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान रहा है। दोस्तों ये जो आपकी कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग है, इसकी अगर हम बात करें तो इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाला जो राज्य रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र रहा है। कृषि विपणन जो है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? उन सभी सेवाओं को कृषि विपणन के अंतर्गत रखा जाता है जो आपकी कृषि उपज से लेकर कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो जो सेवाएं की जाती हैं वो आपकी कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, यूपी के कितने जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा 57 जिलों में। कुल 57 जिलों में यूपी सरकार सावरकर थाने खोलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र के बाद यूपी का अर्थव्यवस्था में स्थान कौन सा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि महाराष्ट्र आपके पहले स्थान पर है। पूरे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, और जो आपका उत्तर प्रदेश है ये आपका दूसरे स्थान पर आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये 2023 की रिपोर्ट है। इसके तहत यूपी जो अपना प्रदेश है यूपी, ये आपका अचीवर की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, ये आपका अचीवर की श्रेणी में शामिल हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अचीवर की श्रेणी में दोस्तों जिनको इस रिपोर्ट में 90% से ऊपर जो अंक मिलते हैं जिन राज्यों को, वो आपके अचीवर की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा देखिए पॉइंट दिया गया है, क्वीन लेक क्रूज। ये दोस्तों एक क्रूज है जिसका नाम है क्वीन लेक। इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। ठीक है, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में इस क्रूज का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? जल यातायात और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों गोरखपुर को क्या करना है? उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है इसको पर्यटन हब बनाना है। तो इसी की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये आपका पहला कदम है जिसके तहत क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग में यूपी का कौशाम्बी आया है इसमें दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है, यानी कि ब्लॉक स्तरीय ये आपका प्रोग्राम है जिसमें यूपी की कौशाम्बी का जो ब्लॉक है वो आपका दूसरे स्थान पर आया है। और अगर हम बात करें पहले स्थान पर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का जिला है आसिफाबाद जिसको इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल। ये क्या है दोस्तों? बैडमिंटन की चैंपियनशिप है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ये बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी के द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया था। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है अंतर्देशीय मत्स्य पालन। यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों मत्स्य पालन की, वो भी कैसे क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों में, न कि तटीय क्षेत्रों की बात हो रही है। तो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें आपका जो यूपी है इसको इस श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो आपके तटीय जो रेखा है, तटीय क्षेत्र है, उससे काफ़ी अंदर की तरफ जो क्षेत्र होते हैं जिनको हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है अनपरा ई तापीय परियोजना। दोस्तों इस परियोजना को मंजूरी दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये आपकी परियोजना कहाँ पर स्थापित होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा जो यूपी का जिला है सोनभद्र, यहाँ पर। और इसकी क्षमता कितनी रहेगी? 1600 मेगावाट की क्षमता का उत्पादन करना है इस परियोजना के तहत। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सेफ सिटी परियोजना। ये जो परियोजना है दोस्तों ये राज्य सरकार की है और इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये आपकी परियोजना शुरू की गई है। आगे देखेंगे। प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो वो 3 राज्य विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? जिसमें पहले स्थान पर है आपका गोंडा में आपका जो राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, इसका नाम रहेगा माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। दूसरा आपका मिर्जापुर में स्थापित किया जाएगा जिसका नाम माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय रहेगा। तीसरा आपका रहेगा मुरादाबाद में, जो कि जिसका नाम रखा जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव। जिला के स्तर पर दोस्तों जो मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये यूपी के किस जिले में, हमीरपुर जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी। तो दोस्तों जो आपका फ्लोटिंग सीएनजी बनाया गया है वाराणसी में, ये आपका कहाँ पर, रविदास घाट पर इसको बनाया गया है। और अगर हम बात करें पहले फ्लोटिंग सीएनजी की, तो ये भी दोस्तों आपका वाराणसी के नमो घाट पर बनाया गया था। और दूसरा अब ये आपका बन गया है रविदास घाट पर। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो नाविक हैं वो अपनी नाव में सीएनजी की रिफिलिंग करा सकते हैं आसानी से, इसलिए ये आपके फ्लोटिंग सीएनजी बनाए जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा नारी शक्ति वंदन सम्मेलन। तो दोस्तों ये नारी शक्ति से संबंधित जो वंदन सम्मेलन है, इसका आयोजन लखीमपुर खीरी, ठीक है, ये खीरी है, इसको आप लखीमपुर खीरी पढ़िएगा, लखीमपुर खीरी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है शहरी पाइपलाइन परियोजना। ये दोस्तों जो गैस पाइपलाइन परियोजना है, ये आपकी फतेहपुर में शुभारंभ इसका किया गया है, यूपी के फतेहपुर में। गैस पाइपलाइन परियोजना होती है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसमें जो आपकी पीएनजी यानी कि इसको हम कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। जैसे घरों में सिलेंडर जो आते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी गैस होती है, आपकी एलपीजी। तो अब जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा इस पर काम कर रही है, और जितने भी नए क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं वहाँ पर यही पाइपलाइन बिछाई जा रही है। और इसमें जो गैस आपकी फ्लोट होगी वो कौन सी रहेगी, पाइप्ड नेचुरल गैस, जो कि एलपीजी के स्थान पर घरों में इस्तेमाल की जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी ने इसमें इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित रैंकिंग जारी की गई थी। अगला पॉइंट है हमारा बगहर झील पर्यटन स्थल का विकास होगा। तो दोस्तों आपसे सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो बगहर झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाराबंकी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा हलाल सर्टिफिकेशन बैन उत्तर प्रदेश में। यानी कि दोस्तों जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। ये है क्या दोस्तों, हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली जो कंपनियां हैं वो अवैध कारोबार कर रही हैं। तो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स पर ये अगर सर्टिफिकेशन मिलेगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसीलिए राज्य सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसका दोस्तों ये जो आपका बनाया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि टेलीकॉम से संबंधित है, ये आपका आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिसर में, ठीक है। आईआईटी रुड़की जो है ये आपकी कहाँ पर है, उत्तराखंड की आईआईटी जो संस्थान है इसका परिसर है, यानी कि इसका कैंपस है सहारनपुर में। यहाँ पर भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है। तो दोस्तों ये जो बजट है इसमें राशि कितनी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जारी की गई है वो है 28,760 करोड़ रुपए, ठीक है। देखिए दोस्तों अनुपूरक बजट क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है, जब किसी विभाग को बजट सत्र में जो राशि आवंटित की जाती है, जब वो धनराशि कम पड़ जाती है तो राज्य सरकार वित्तीय वर्ष को पूरा होने से पहले क्या करती है, अनुपूरक बजट पेश कर देती है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गंगा जो नदी है, गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव इन्होंने क्या किया है, घोषित कर दिया है। तो अगर हम बात करें तो यूपी का जो जलीय जीव है उत्तर प्रदेश राज्य का, तो वो आपका कौन सा हो गया है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। और ये आपका पूरे देश का ही बल्कि कह सकते हैं, देश में भी आपसे यही, देश में भी अगर देश के लिए आपसे पूछा जाए कि भारत का जलीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो आपका आंसर गंगा डॉल्फिन ही रहेगा। और ये अब आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे घोषित कर दिया है राज्य का जलीय जीव। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिशन सारथी पहल। दोस्तों ये जो पहल है ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपकी मिशन शक्ति अभियान के तहत ये पहल शुरुआत की गई है इसकी, जिसका इसके तहत क्या होगा, अयोध्या से इस पहल का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें इस पहल के अंतर्गत दोस्तों क्या होगा, इसमें 51,000, यहाँ दोस्तों 1000 नहीं है, ये 51 बसें हैं, ठीक है। इस पहल के तहत राज्य सरकार के द्वारा
51 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। ये कैसी बसें होंगी दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी से बसें जो चलती हैं वो आपकी बसें रहेंगी, जिसमें आपकी इनकी संख्या 51 रहेगी, जिसमें आपके ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं ये दोनों ही कौन बनाए जाएंगे? महिला। ठीक है, तो इस पहल के तहत क्या है, राज्य में अलग अलग जिलों में कुल मिलाकर के 51 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अयोध्या से। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा नौसेना के सौर्य संग्रहालय का निर्माण। दोस्तों ये जो नौसेना का सौर्य संग्रहालय है, ये आपका पूरे देश का पहला संग्रहालय है जो कि आपका नौसेना से संबंधित है। इस संग्रहालय में भारतीय नौसेना के इतिहास से जुड़ी जो यादगार वस्तुएं हैं उनको इस संग्रहालय में रखा जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, श्री अन्न महोत्सव। दोस्तों ये क्या है? ये आपका लखनऊ में ये महोत्सव आयोजित किया गया था, जो कि 3 दिवसीय महोत्सव था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी बड़ी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 17.9%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो श्रम शक्ति है यानी कि महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है, तो उसमें भागीदारी उत्तर प्रदेश की बढ़कर के 17.9 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेडिटेक पार्क, ये दोस्तों कहाँ पर बनाया जाएगा? तो जो जेवर हवाई अड्डा है गौतम बुद्ध नगर में आता है, इसके पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। मेडिटेक पार्क दोस्तों क्या है? मेडिटेक जो वर्ड बना है ये आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी से बना है, यानी कि चिकित्सा तकनीकी के संबंधित जो आपके उपकरण बनाए जाएंगे इस पार्क के तहत। तो ये आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, कहाँ पर इसको विकसित किया जा रहा है? तो जेवर हवाई अड्डे के पास। जेवर हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर है? आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या है दोस्तों? ये लैब है जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है खिलौना फर्नीचर पार्क। ये दोस्तों खिलौना और फर्नीचर एक साथ नहीं है, यानी कि खिलौना और फर्नीचर के लिए जो पार्क ये आपका बनाया जा रहा है ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। और इसको बनाने के लिए जो काम दिया गया है ये किसको दिया गया है दोस्तों? ईडा को। ईडा दोस्तों क्या है? ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका जो ईडा है ये आपका इन पार्कों को विकसित करेगा। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है नेशनल टेम्पल कन्वेंशन। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका वाराणसी में इसका किया गया था आयोजन। और वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहीं पर इस टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग देशों के कई सारे जो मंदिर होते हैं उनके प्रबंधकों ने इसमें हिस्सा लिया था। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी। दोस्तों ये जो प्रदर्शनी है इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, वो भी ग्रेटर नोएडा में। तो हम कह सकते हैं इस प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और दोस्तों ये है क्या? जो आपका न्यू ओखला औद्योगिक विकास नगर, ये दोस्तों आपका नोएडा का फुल फॉर्म है, जिसको हम नोएडा जो जिला कहते हैं। नोएडा आपका क्या है? इसका पूर्ण रूप है ये आपका न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका नोएडा का फुल फॉर्म है। तो इसी की तर्ज पर विकसित किए जाने के लिए इस व्यापार प्रदर्शनी को शुरू किया गया है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये क्या है दोस्तों? पहले चरण में झांसी जिले के लगभग 33 राजस्व गांव के 35,000 एकड़ भूमि को शामिल करके टाउनशिप विकसित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि गांव को मिला करके कस्बों का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपका बुंदेलखंड जो एरिया है उसके औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसके पहले चरण में झांसी जिले के 33 राजस्व गाँव को मिला करके ये टाउनशिप विकसित किया जाएगा। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा निराला स्मृति सम्मान। निराला स्मृति सम्मान 2023 ये दोस्तों किसको दिया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कवि अरुण कमल जी को दिए जाने की इसमें घोषणा की गई है। ठीक है, ये दोस्तों जो आपका निराला स्मृति सम्मान है, जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर उन्हीं की स्मृति में ये सम्मान दिया जाता है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री। ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये आपके गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे। तो इस पाइप फैक्ट्री के लिए
110 करोड़ रुपए के निवेश से इसको स्थापित किया जाएगा, इस पाइप फैक्ट्री को। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा स्पेशल शैक्षिक जोन। पहले चरण में नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाने की योजना। दोस्तों जैसे आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो उसी की तर्ज पर स्पेशल शैक्षिक जोन बनाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें पहले चरण में ये आपका लक्ष्य रखा गया है कि पहला जो बनाया जाएगा ये नोएडा और लखनऊ वाले क्षेत्र में इसका विशेष जोन बनाया जाएगा, जिसमें आपके युवा आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे आपका पर कैपिटा इनकम, साक्षरता, इसके आधार पर ये आपके जोन निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, इसके आधार पर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा राज्य के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे पढ़ाई। लोग पूरे हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसमें सिर्फ 29 घंटे पढ़ाई जो है राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि स्कूलों में पूरे सप्ताह में मिलाकर के सिर्फ 29 घंटे पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें आपका सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे तक की क्लासें रहेंगी, और महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे की सिर्फ क्लास रहेगी। ठीक है, और आपके जो 2 शनिवार है उसमें आपको अवकाश रहेगा। तो ये आपका राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा केंद्र द्वारा राज्य में 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये जो यूनिटी मॉल है ये आपका क्या है, जो राज्य के अंतर्गत बनाए जाएंगे, ये केंद्र सरकार की योजना है। ये आपको पता होना चाहिए ये किसकी योजना है, केंद्र सरकार की। तो इसके अंतर्गत यूपी में लखनऊ, आगरा और वाराणसी में 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। यूनिटी मॉल का मतलब क्या है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी कि जो लोकल की फेमस चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा हर घर पेयजल पहुंचाने में यूपी सबसे आगे बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत देश के 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के दोस्तों 26 जिले रहे हैं। ठीक है, जो आपके टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें यूपी के 26 जिले आए हैं, और जो आपके टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है उनमें यूपी के 7 जिलों का नाम रहा है। ठीक है, इसमें आपके पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो ये बुलंदशहर आया है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है ई ऑफिस प्रणाली। दोस्तों ये क्या है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली, जो कि अगर हम बात करते हैं वर्तमान में ये आपकी कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूरी तरीके से लागू कर दी गई है, और अब ये धीरे धीरे करके सभी जिलों में, राज्य के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों FDI। ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI प्रवाह में राज्यों की जो रैंकिंग है दोस्तों, इसमें अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2023 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूपी का 11वां स्थान रहा है। क्या रहा है दोस्तों, 11वां स्थान रहा है। इसका अर्थ होता है यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसमें जो राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है इसमें यूपी का 11वां स्थान आया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा। ये क्या है, ये आपकी दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें 18 से 60 वर्ष के आयु की सीमा के उद्यमी को इसमें शामिल किया जाएगा। वही लोग इसमें इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, और इसमें सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों को 5 लाख तक का, यानी कि जो सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ये दोस्तों किससे संबंधित है, इसके अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों, पूर्वजों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर आदि का निर्माण करा सकते हैं। निर्माण कराने के लिए इसमें 60% जो पैसा जितना भी लगेगा उसमें 60% जो भी व्यक्ति है वो आपका खर्चा करेगा, और बाकी 40% इसमें जो आपकी राज्य सरकार है वो इसमें व्यय करेगी। दोस्तों इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये जो मातृभूमि योजना है इसका मतलब क्या है कि जैसे राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य के जो निवासी हैं वो किसी कारण से अब वर्तमान में विदेश में रह रहे हैं, लेकिन जो उनका पैतृक गांव है उसमें वो कुछ भी ऐसी चीज़ें जैसे अपने परिजनों या पूर्वजों की याद में कोई सामुदायिक केंद्र, बारात घर जैसे कोई गेस्ट हाउस है, इसको बनवाना चाहते हैं। तो इसके लिए राज्य सरकार इसमें 40% पैसा जितना भी खर्चा आएगा उसको 40% राज्य सरकार देगी, और बाकी का 60% आपको खुद देना होगा। क्लियर है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये दोस्तों फसल बीमा योजना है, ये आपकी किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ 2023 से लेकर
रबी 2025 से 26 तक की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको लागू करने की प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है। इसमें प्रदेश के समस्त जिलों सभी जिलों में जो पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों को इसमें बीमित किया जाएगा, जिसमें आपकी 10 खरीफ फसलें रहेंगी और 8 रबी फसलें रहेंगी। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा विश्व की नंबर 1 अंडर-7 शतरंज प्लेयर, इनका नाम क्या है दोस्तों? अनुप्रिया यादव। इनका संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की नैनी जगह पड़ती है प्रयागराज के पास, वहाँ से ये आपकी संबंधित है। तो इनका विश्व ये क्या बन गई है? विश्व की नंबर 1 अंडर-7 यानी कि 7 साल के जो अंदर में शतरंज प्लेयर हैं उसमें इनका स्थान पहला आ गया है। तो इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कामिकाजे ड्रोन, ये दोस्तों किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा इसका विकास किया गया है। बड़ा कामकाजी ड्रोन है। चलिए आगे देखेंगे, इसका अगला पॉइंट क्या है? गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, ये दोस्तों क्या है? गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, इसको एक बार देख लेते हैं। प्रदेश का पहला PPP मोड पर संचालित होने वाला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र है, जो कि कहाँ बनाया जाएगा? बरेली में इसको खोला जाएगा। PPP जो मॉडल होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के संयुक्त रूप से मिला करके ये आपका प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित किया जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र। ठीक है, अति आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? कानपुर में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सुगम कावड़, ये दोस्तों कावड़ है। ठीक है, ये क्या है? आपका कावड़ नहीं है, ये कावड़ ऐप है। कावड़, जो कावड़ यात्री होते हैं उनके लिए ये ऐप शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? सुगम कावड़ ऐप। इसके तहत दोस्तों जो कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होगा? इस ऐप के माध्यम से, जैसे आप देखते हैं कि जब कावड़ यात्रा शुरू हो जाती है तो जगह जगह कैंपस यानी कि कैंप लगाए जाते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से उनको ये पता चल जाएगा कि किस रास्ते में कौन सा कैंप लगाया गया है जहाँ पर वो थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है इसको मेरठ जिला प्रशासन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है गौतम विश्वविद्यालय, यानी कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, ये क्या है? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो इसलिए यह इसका नाम आया है। जो आपकी राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी इसने की है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है नेपियर घास। दोस्तों ये जो नेपियर घास है ये क्या है? राज्य में चारागाह की जमीनों पर, यानी कि जहाँ पर चारागाह करते हैं जो पशु, तो उनको हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर सी घास लगाने का निर्णय लिया गया है। नेपियर जो घास है दोस्तों, ये क्या होती है? इसको हम हाथी घास के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी बड़ी बड़ी घास होती है और ये पशुओं में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस घास को लगाने की शुरुआत की जा रही है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है सेफ सिटी। ये दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, दोबारा से इसको रिपीट किया गया है। यहाँ पर क्या है? ये सेफ सिटी परियोजना क्या है? राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल के लिए 17 नगर निगम और 18 जिलों को सेफ सिटी बनाया जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर तेंदुओं की संख्या 2019 में जो कि 36 पाई गई थी, वर्तमान में इसमें संख्या 36 में इजाफा हुआ है, जो कि 101 हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों ये आपका पीलीभीत में ही स्थित है और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो यूपी में कुल मिलाकर के 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत एक है आपका, और आपका अगला हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार मिलाकर के कुल आपके यूपी में 4 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे देश का पहला कैनाइन सेंटर। ये जो आपका कैनाइन सेंटर दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये आपके कुत्तों से संबंधित है। ठीक है, इसको आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके बरेली में स्थापित किया जा रहा है। बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में इसका स्थापित किया जाएगा। ये क्या है दोस्तों? कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित अलग अलग जो बीमारियां हैं उन पर अध्ययन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे IIT कानपुर ने दोस्तों क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई है। ये दोस्तों आर्टिफिशियल रेन है, जिसमें क्या हुआ था 5000 फीट की ऊंचाई से एक पाउडर गिराया गया था, जिससे आपकी आर्टिफिशियल जो क्लाउड है वो बन गए थे। तो इसके तहत हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेन भी अब कराना पॉसिबल हो गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस। ये दोस्तों जो रोड एम्बुलेंस है ये क्या है? सड़क के गड्ढों की मरम्मत करने के लिए मेरठ में पहली रोड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।
इसका दोस्तों एम्बुलेंस जो नाम रखा गया है वो क्या है, एम्बुलेंस जैसे आप देखते हैं रोगी पेशेंट को ले जाती है, तो ये रोड की एम्बुलेंस है, यानी कि जो रोड खराब हो गई, जो सड़कें खराब है, जहाँ पर गड्ढे वगैरह हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए ये आपकी एम्बुलेंस शुरू की गई है। और जिसको मेरठ में ये रोड एम्बुलेंस सबसे पहले कहाँ पर चलाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी के मेरठ जिले में। अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य राजधानी क्षेत्र। इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे आपका दिल्ली एनसीआर है ना, आपने सुना होगा दिल्ली एनसीआर, एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन है। इसी प्रकार से एनसीआर की तर्ज पर ही लखनऊ के साथ इसमें आपके एससीआर क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जा रहे हैं, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई मिला करके कुल 8 जिलों को शामिल करके एससीआर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली एनसीआर की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें यूपी के कुल मिलाकर के 8 जिले शामिल हैं, और इसमें राजस्थान के 2 और हरियाणा के 14 जिले मिलाकर के दिल्ली एनसीआर क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना 2.0। ये क्या है, यूपी सरकार स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत प्रयागराज और नैमिषारण्य, ठीक है। तो दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना जो है इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। स्वदेश दर्शन योजना ये केंद्र सरकार की योजना है, तो इसी योजना के तहत जो राज्य सरकार है इसका जो दूसरा भाग है, इसमें प्रयागराज और नैमिषारण्य को क्या करेगी, आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है अजय टू योगी। दोस्तों ये एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है, अजय टू योगी। इसके लेखक कौन है, शांतनु गुप्ता, तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं दोस्तों, इनका पहले नाम अजय ही था, तो अजय से इनका योगी आदित्यनाथ बनने तक का सफर इस पुस्तक में दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है दोस्तों सबरंग। ये क्या है, उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग है, जो कि लखनऊ में खोला जाएगा। जो सबरंग है दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये आपके ट्रांसजेंडर के लिए होगा। ये जो स्वास्थ्य क्लिनिक है ये आपके किन के लिए होगा, ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके लिए ये आपका क्लिनिक खोला जा रहा है। अगला पॉइंट है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र। ये आपका कहाँ पर, जो आपका राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में इसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये दोस्तों यूपी का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये दोस्तों यहाँ पर ये आपकी कहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो इसका अभी नाम चेंज किया गया था, ये इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट। ये दोस्तों फ्रूट के लिए इंडिया और इजराइल क्या करेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो इसकी स्थापना कहाँ पर होगी, कौशाम्बी में होगी। यूपी का जिला है जो कौशाम्बी, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका मतलब क्या है, अति आधुनिक पद्धति के साथ खेती की तकनीकी को विकसित करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। जो दोस्तों आपका इजराइल है ये दुनिया का सबसे आगे देश माना जाता है खेती में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तकनीकी को जल्दी विकसित करने के लिए, तो इसीलिए इंडिया और इजराइल मिलकर के इस पर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा। ये दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है, आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, मथुरा में की जाएगी। अयोध्या में राज्य की पहली सोलर सिटी विकसित होगी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि यूपी की पहली सोलर सिटी किस सिटी को बनाया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा अयोध्या को। नेक्स्ट पॉइंट है राहुल चौधरी। दोस्तों इनका नाम क्यों आया है, ये गोवंश संवर्धन और जो डेयरी विकास है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गूलर का फूल। ये दोस्तों क्या है, ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसको स्पेन के बार्सिलोना में जो आपका ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसमें ये लखनऊ की जो आपकी मूवी है, शॉर्ट मूवी है, फिल्म जिसका नाम है गूलर के फूल, इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपका ये चर्चा में आया था। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा अवसर योजना। ये आपके किससे संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है, जिसके तहत हर बच्चे को एक यूनिक स्टूडेंट आईडी दी जाएगी, ठीक है। इस योजना के तहत क्या है, एक यूनिक स्टूडेंट आईडी देने की योजना है। इसमें क्या हो रहेगा दोस्तों, छात्र का राज्य के किसी भी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ जैसे ही किसी बच्चे का एडमिशन हो जाएगा उसमें इसको
इस योजना के तहत एक आईडी जनरेट हो जाएगी, जो कि विद्यालय में एडमिशन लेने के साथ जब तक उसकी आखिरी डिग्री रहेगी तब तक उसको इस आईडी के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा के हर स्तर पर पारदर्शिता लाना है। यानी कि जैसे लोग क्या करते हैं ना, एक ही साथ ये भी डिग्री वो भी डिग्री, ये भी पढ़ ले रहे वो भी पढ़ ले रहे, यानी कि अलग अलग कॉलेजेस से अलग अलग चीज़ें एक साथ चलाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए राज्य सरकार ने ये पहल शुरू की है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट क्या है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये आपकी सीएम खेत सुरक्षा योजना है, खेतों की सुरक्षा से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों है क्या, इसका मतलब क्या है? जो खेतों की मेड़ होती है, ठीक है, खेतों की जो मेड़ है ना, चारों तरफ एक तरीके से बाउंड्री होती है, यहाँ पर सोलर फेंसिंग लगाने का उद्देश्य है इस योजना के तहत। इसके अंतर्गत क्या रहेगा कि यदि कोई भी किसान सोलर फेंसिंग लगाएगा तो इसका 60% सब्सिडी इसको प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस सोलर फेंसिंग के माध्यम से 12 वोल्ट का झटका लगेगा। किसी भी जानवर को जैसे इस फेंसिंग के पास जाएगा वो, तो उसको 12 वोल्ट का झटका लग जाएगा। 12 वोल्ट का झटका दोस्तों ये नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं होता है, बस तेज ऐसा झटका सा लगता है जिसके तहत जानवर जो हैं वो डर जाएंगे, तो वो खेत के आसपास नहीं मंडराएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत, इस योजना की शुरुआत बुंदेलखंड में की भी जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंदिनी कृषक बीमा योजना। ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसमें जो पशुपालक होते हैं, पशु को पालने वाले, और किसानों को स्वदेशी, यहाँ पर दोस्तों ये रिपीट हो गया एक ही बार है, किसानों को स्वदेशी नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएंगी इस बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी आम महोत्सव दोस्तों 2023 का, ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगला देखेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में नीति आयोग के द्वारा, ये आपका सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें यूपी गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार राज्य में सबसे अमीर जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। और अगर हम बात करें सबसे गरीब जिले की, तो ये आपका बहराइच है। ठीक है, और ये आपकी किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अकॉर्डिंग के आंकड़े हैं ये। अगला पॉइंट है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम। ये दोस्तों जो म्यूजियम है ये बनाया गया है कहाँ पर? झांसी में। तो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका झांसी में लोकार्पण किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा नंदिनी कृषक योजना। ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये राज्य सरकार द्वारा दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने और मवेशियों की नस्ल बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा अखिल शिवराण। ये दोस्तों इनका नाम क्यों आया है देखते हैं। बागपत के ये रहने वाले हैं अखिल शिवराण, और चीन में जो एशियाई गेम्स चल रहे थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसीलिए इनका नाम आया है अखिल शिवराण की। अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग से। ठीक है, इनका संबंध शूटिंग से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। इसका मतलब क्या है? ये प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की इसमें स्थापना की जाएगी, की जाने का निर्णय लिया है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रन फॉर हार्ट का आयोजन। ये दोस्तों आपके हार्ट के लिए रन करना, यानी कि जैसे कि हृदय के लिए सबसे अच्छा माना जाती है रनिंग, तो इसका आयोजन किया गया है मऊ में, उत्तर प्रदेश के मऊ में, हृदय दिवस के अवसर पर। हृदय दिवस दोस्तों जो आपका विश्व हृदय दिवस है, ये आपका हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो 29 सितंबर 2023 को रन फॉर हार्ट का आयोजन उत्तर प्रदेश के मऊ में किया गया था, लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। और इसकी थीम क्या रखी गई थी इस पुस्तक मेले की? ज्ञान कुंभ। क्या रखी गई थी? ज्ञान कुंभ। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्य कला मेला। इसका आयोजन दोस्तों वाराणसी में हुआ था। और जो आपका गौरव संग्रहालय है इसका शिलान्यास किया गया है सीएम योगी जी के द्वारा, जो कि गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका ODF। ये क्या है?
ODF+ ये दोस्तों क्या है, ये यूपी के सभी 95,667 गाँव को ODF+ का दर्जा मिल गया है। ODF+ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओपन डिफिकेशन फ्री। इसका मतलब क्या है, खुले में शौच से मुक्त यूपी के कुल 95,667 जो गांव हैं इनको ये दर्जा मिल गया है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा चंबल सेंचुरी। दोस्तों ये क्या है, डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता के लिए राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यानी कि चंबल सेंचुरी जो है, जो कि इटावा जिले के पास पड़ती है, इटावा जिले के पास चंबल सेंचुरी के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में डॉल्फिन जो मछलियां हैं ये पाई जाती हैं। तो इसीलिए डॉल्फिन सेंचुरी बनाने के लिए राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। दोस्तों ये क्या है, ये 4 शहरों में आपका ये टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें आपके आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर का नाम आया दोस्तों, क्या है, कानपुर शहर को मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर, यहाँ पर क्या है दोस्तों, मल्टी एजेंसी सेंटर जो है, मल्टी एजेंसी सेंटर इससे जोड़ने की योजना है, जिसमें कानपुर शहर से इसको क्या किया जाएगा, अलग अलग एजेंसियों से जोड़ा जाएगा। मतलब मल्टी एजेंसी का मतलब क्या है, बहुत सारी जो आपकी खुफिया एजेंसी हैं, देश भर की जो खुफिया एजेंसी हैं उनको सीधे कानपुर से जोड़ा जाएगा। तो इसमें जैसे खुफिया एजेंसियों में अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से IB है, जैसे रॉ है, तो ये सभी जो आपकी खुफिया एजेंसी हैं इनसे डायरेक्ट जोड़ने के लिए ये आपकी योजना शुरू की गई है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, डॉक्टरों की जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो उम्र है ये बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी है। दोस्तों ये पहला वर्ष जो आयु थी ये 62 वर्ष थी, अब इसको 3 साल बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वाराणसी। ये क्या है दोस्तों, देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाराणसी में, मतलब परिवहन के लिए आपका जो रोपवे है इसका संचालन किया जा रहा है। तो वाराणसी में ये क्या है, देश का पहला रोपवे है जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, यानी कि आवागमन किया जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दीदी कैफे। इसका उद्देश्य क्या है, ये यूपी के 17 नगर निगम में शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे खोले जाएंगे। तो ये कितने, यूपी के 17 नगर निगम में खोले जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग दोस्तों लॉन्च किया गया है। तो इसकी यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दी गई हैं जो कि क्या है, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो दोस्तों ये आपके गाने की लिरिक्स की कुछ लाइनें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस गाने के जो गीतकार हैं वो कौन है, रितेश रजवाड़ा हैं। और अगर हम बात करें जो कुंवर अंशित हैं, इन्होंने इसको अपनी आवाज़ दी है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा मंदिर संग्रहालय। ये दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये अयोध्या में मंदिर संग्रहालय है, इसको बनाने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक दिन में सबसे ज्यादा जल कनेक्शन देने वाला राज्य दोस्तों देखिए कौन सा बन गया है, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को जो जल जीवन मिशन है इसके तहत 1.5 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को नल के जल से जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र। ये दोस्तों वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र ये क्या है, ये देख लेते हैं इसको एक बार। गोंडा में स्थापित ये किया जा रहा है ये प्रशिक्षण केंद्र वनटांगिया समुदाय। ठीक है, वनटांगिया समुदाय जो समुदाय के लोग हैं, ये दोस्तों ये जो वनटांगिया समुदाय है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो वनटांगिया समुदाय के जो लोग हैं इनके कौशल को निखारने के लिए ही क्या कर रही है, राज्य सरकार ये ग्राम प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है। ठीक है, और इसकी स्थापना गोंडा में की जाएगी। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, अगला पॉइंट है हमारा हेरिटेज होटल। दोस्तों ये जो हेरिटेज होटल है इसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश के 9 धरोहर स्थलों को हेरिटेज होटल का लुक प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो विरासत जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में जैसे जो रजवाड़ों के महल होते थे उसी की तर्ज पर ये हेरिटेज होटल का लुक 9 धरोहरों को दिया जाएगा, जिसमें आपका यूपी के राजधानी लखनऊ का छतर मंजिल है जैसे, ठीक है, कोठी दर्शन विलास है, इसके साथ साथ आपका
जो बरुआ सागर किला है जो कि झांसी में है, तो ये इस प्रकार से जो 9 धरोहरें हैं इनको हेरिटेज होटल बनाने की घोषणा की गई है। आगे देखेंगे शक्ति दीदी अभियान। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा शक्ति दीदी अभियान। ये किससे संबंधित है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस कमिश्नर है, इनका नाम क्या है? लक्ष्मी सिंह। तो इनके नेतृत्व में ये अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये आपका पूरे यूपी का पहला आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है। ठीक है, रेल कोच रेस्टोरेंट का मतलब जैसे आपके ट्रेन के डिब्बे होते हैं, इसी की तर्ज पर यह रेस्टोरेंट बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर हेरिटेज पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित हो चुकी है। तो यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि कानपुर में जो गंगा नदी है ये सबसे ज़्यादा दूषित है। ठीक है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा दूषित बन गई है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा अलीगढ़ पलवल हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे है जो ये आपका अलीगढ़ को हरियाणा से और एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी रहेगी? 67 किलोमीटर। ठीक है, ग्रीनफील्ड हाईवे दोस्तों क्या होते हैं? जो मैदान या जो खेत होते हैं उनके बीच से ये निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी आपको लंबाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। ये जो दोस्तों स्मृति पुरस्कार है, ये गोपाल दास नीरज जो कि प्रसिद्ध कवि रहे थे, उनकी याद में ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो दोस्तों ये इस बार 5 युवा कवियों को दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। गोपाल दास नीरज दोस्तों ये आपके फेमस कवि रहे हैं। इनका निधन 2018 में हुआ था, तभी से इनकी स्मृति में ये आपके पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। गोपाल दास नीरज की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों इनका जन्म यूपी के इटावा जिले में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये दोस्तों दुग्ध मिशन जो है ये क्या है? प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर से इस मिशन को चलाया जा रहा है और इसमें इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा पहल कार्यक्रम। ये दोस्तों कार्यक्रम है जिसका नाम रखा गया है पहल। ये किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी सरकार ने राज्य की, यहाँ पर दोस्तों यूपी है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश सैनिक इंटर कॉलेज में, जो आपका उत्तर प्रदेश सैनिक इंटर कॉलेज है जो कि लखनऊ में है, इसमें एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है जिसका नाम क्या रखा गया है? पहल इसका नाम रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों हमारा क्या दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से इसको तैयार किया जाएगा। अच्छा दोस्तों ये जो आपका पॉइंट है ये इसी का आगे का है, जो आपका पहल ये जो कार्यक्रम है ये माध्यमिक शिक्षा विभाग और साथ ही साथ आईआईटी कानपुर ये दोनों के सहयोग से ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखेंगे डिजिटल हेल्थ कार्ड। ये दोस्तों किससे संबंधित है? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि बच्चों के लिए पूरी तरीके से इस राज्य ने क्या किया है? डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा ग्रेटर अलीगढ़। ये दोस्तों क्या है? जैसे आपका ग्रेटर नोएडा है इसी की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ बनाया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका नोएडा वाला क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा वाला, ये आपका सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। तो इसी के तर्ज पर यहाँ पर लगभग 35 सेक्टर अलीगढ़ में बनाए जाएंगे। तो इस ग्रेटर अलीगढ़ के तहत यहाँ पर 35 सेक्टर बनाए जाएंगे, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अन्नपूर्णा स्टोर। ये क्या है? बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा स्टोर खोले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये अन्नपूर्णा स्टोर जो है ये बरेली मंडल में खोले जाएंगे। ये कितने होंगे? 52। ठीक, नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, देखिए दोस्तों हमारा फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है? प्रदेश में फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल
रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों दवाइयों के रिसर्च और उनकी इनोवेशन जांच के लिए ये इंस्टीट्यूट आपका बनाया जाएगा। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों अमित कुमार जो है, इनको क्या बनाया गया है, ये आपके मेरठ के अमित कुमार हैं, यानी कि इनका संबंध यूपी के मेरठ जिले से है। तो दोस्तों इनका नाम क्यों आया है, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, तो इसीलिए इनका नाम चर्चा में रहा था, और इनका संबंध यूपी के मेरठ से है, तो इसलिए आपको याद रखना है। शौर्य चक्र दोस्तों क्या है, शांति के समय दिया जाने वाला वीरता पदक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एएन अवार्ड 2023, ये दोस्तों क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक, 2 डॉक्टरों को ये आपका अवार्ड दिया गया है। बीएचयू यानी कि जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसका जो विभाग है चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यूरोलॉजी, इसके 2 डॉक्टर को दिया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद कुमार। इनको दोनों को ही ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो दोस्तों अवार्ड है आपका, ये अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी की ओर से बोस्टन में आयोजित एक समारोह के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दोस्तों बनाया जा रहा है। तो वाराणसी के राजा तालाब तहसील, यहाँ पर जो तहसील है, जिस तहसील में ये बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या है, राजा तालाब तहसील के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। ये जो दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रहेगा, ये आपका किससे संबंधित रहेगा, क्रिकेट से। ठीक है, ये जो आपका स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये किस खेल के लिए बनाया जा रहा है, क्रिकेट के लिए, और इसमें लगभग 30,000 दर्शकों की क्षमता रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वाराणसी में दोस्तों वाटर टैक्सी, ये आपके नमो घाट से 80 घाट के बीच में शुरू की जा रही है। तो ये आपकी जो वाटर टैक्सी है, ये वाराणसी के नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच में इसका संचालन किया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, दोस्तों ये जो आपका पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ये आपका लखनऊ और हरदोई, इन दोनों जगह पर ये पार्क स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दोस्तों 2023 का जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है, ये दोस्तों किसे मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा हंसुदी और सानपुर, जो कि भवापुर ब्लॉक में पड़ती है, जो आपकी ग्राम पंचायत है ये, और ये जिला कौन सा लगता है आपका, सिद्धार्थनगर, और मिलन अमावती दिलारी ब्लॉक, जिसमें आपका ये आपका जिला मुरादाबाद है। तो मुरादाबाद जिले की दिलारी ब्लॉक की जो आपकी ग्राम पंचायत है, जिसका नाम क्या है, मिलन अमावती, और साथ ही साथ हंसुदी और सानपुर, ये आपकी ग्राम पंचायत है, जो कि सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत आती है। क्लियर है, तो दोस्तों इनको दोनों को ही, उत्तर प्रदेश की दोनों ग्राम पंचायतें हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के 4थे लीड्स सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में दोस्तों इसमें क्या रखा गया है, ये आपका उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में इसमें रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो लीड्स सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसको जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो ये आपका केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, और यूपी को इसमें अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जो कि यूपी का क्षेत्र है आपका ग्रेटर नोएडा। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसकी थीम क्या रखी गई थी, जो आपका जल सप्ताह है, इसकी थीम रखी गई थी टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल की सुरक्षा करना। क्लियर है, आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, 6ठे उत्तर प्रदेश समारोह 2023 का मुख्य विषय दोस्तों क्या रखा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा निवेश और रोजगार। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सांसद खेल महाकुंभ, इसका आयोजन दोस्तों बस्ती जिले के सांसद के द्वारा किया गया था, जो कि 2021 से इस खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है लगातार। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के तहत यूपी के माइन मित्रा पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ये जो आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपके स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया जाता है। जो आपकी माइन मित्रा योजना है, यानी कि जो माइन मित्रा पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो आपकी मित्रा पोर्टल है, इसके से संबंधित है, तो ये खनन कारोबार को आसान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो इसको अवार्ड जो दिया गया है, ये कौन सा मिला है, डिजिटल इंडिया का प्लेटिनम अवार्ड मिला है।
इसमें दोस्तों 3 आपके मेन अवार्ड होते हैं, जिसमें आपका पहले नंबर पर प्लेटिनम आता है, दूसरे पर आपका गोल्ड और तीसरे पर सिल्वर। तो अगर हम गोल्ड अवार्ड की बात करें तो दोस्तों ये उड़ीसा की ई आबकारी जो परियोजना है उसको मिला है गोल्ड अवार्ड। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो ये दोस्तों पंजाब की इन्वेस्ट पंजाब करके जो योजना है उसमें, यानी कि इस योजना को ये सिल्वर अवार्ड दिया गया है, डिजिटल इंडिया अवार्ड का सिल्वर अवार्ड। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट दिया गया है फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ जेल के बाद बुलंदशहर जिला जो है ये क्या बन गया है, बुलंदशहर जिला जेल। ठीक है, बुलंदशहर जिला जेल को FSSAI के द्वारा ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। दोस्तों जैसे आपकी फर्रुखाबाद जिले की जो फतेहगढ़ जेल थी, इसको FSSAI की ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया था, जिसमें 5 स्टार रेटिंग इसको प्रदान की गई थी। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो आपका खाना है वो बिल्कुल साफ सफाई और हाइजीन होकर के, मतलब साफ सफाई का ध्यान रख करके जेल का जो खाना है वो तैयार किया जाता है। तो इसमें पहले फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ जेल इसमें ये आपकी रेटिंग प्राप्त कर चुकी है, और अब इसमें बुलंदशहर जिला की जेल भी इसमें इस श्रेणी में आ गई है। क्लियर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन ये दोस्तों कहाँ पर किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी के 4 जिले लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे पॉइंट है हमारा हरदोई के संडीला में, हरदोई में संडीला नाम की जगह पड़ती है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री, ठीक है, ये पेंट्स की फैक्ट्री है जिसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कालिंजर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांदा जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है बलरामपुर जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये यूपी के बलरामपुर जिले में बनाया जा रहा है। ये जो आदिवासी संग्रहालय है ये आपका थारू जनजाति का संग्रहालय है, जिसमें आपकी थारू जनजाति का जो भी इतिहास है, उनकी संस्कृति है, जो उनकी परंपराएं हैं, उनको इस संग्रहालय में समायोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, लखनऊ में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। VFS का मतलब दोस्तों होता है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज ग्लोबल। ठीक है, तो ये क्या है आपका लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा योगी आदित्यनाथ यूपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि अब तक यूपी में इतने लंबे समय तक CM अभी तक कोई नहीं रहा है। तो इसका भी ये खिताब किसके नाम पर आ गया है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, मिर्जापुर जिले की सानिया मिर्जा जो है, इनको भारतीय वायुसेना में फाइटर प्लेट बनने के लिए चुनी जाने वाली ये देश की पहली मुस्लिम महिला बन गई है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम सानिया मिर्जा के नाम पर ही इनका नाम है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा भारत सरकार ने प्रयागराज में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो दोस्तों ये जो आपके टोटल देश में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, उसमें से आपका एक यूपी के प्रयागराज में स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है हमारा, और दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो आपके सांस्कृतिक केंद्र है इनका उद्देश्य क्या है, ये भारतीय संस्कृति की जड़ें को मजबूत बनाना है। क्लियर है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित जो झांकी थी इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, और 2022 में यूपी की झांकी को पहला स्थान मिला था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 2023 में गणतंत्र दिवस जो आयोजित किया गया था, इसमें पहले स्थान पर जो झांकी रही थी वो आपकी उत्तराखंड की रही थी। ठीक है, उत्तराखंड की। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यूपी के 4 शहर जिसमें आपके लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी हैं, इसमें रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके 4 जिले हैं, कौन कौन से, आगरा, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा राज्य के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये कौन से विद्यालयों में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रदेश के वाराणसी हवाई अड्डे के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों ये जो डिजी यात्रा है ये क्या है आपकी, जो एयरपोर्ट पर जितने भी यात्री जाते हैं तो उनके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं
यानी कि जो डाटा होता है उनके डिजिटलाइजेशन के लिए, उनके डिजिटल सर्टिफिकेशन के लिए ये आपका डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो कि वाराणसी हवाई अड्डे पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 41वां रामायण मेला। ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका अयोध्या में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। यूपी के लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में ये प्रणाली पहले से ही लागू है। तो अब हम बात करें तो कुल मिलाकर के ये यूपी के 7 जिलों में ये प्रणाली लागू हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के पहले संस्करण का आयोजन ये दोस्तों कहाँ पर किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, ये आपको ध्यान रखना है, इसका पहला संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। आगे देखेंगे, अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा है दोस्तों, इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ डिग्निटी। और इसका मतलब क्या होता है? मर्यादा की मूर्ति। ठीक है, मर्यादा मूर्ति का अनावरण दोस्तों ये किया था सीएम योगी जी ने। ठीक है, और ये मूर्ति किसकी है? स्वामी रामानुजाचार्य की, जिसकी ऊंचाई 4 फीट के लगभग है। ठीक है, तो आपका अयोध्या में जो रामा स्वामी मंदिर है, जिसको हम अम्मा जी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो यहीं पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था, जो कि अक्टूबर 2022 में इनका निधन हुआ था। तो इनके बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है। दोस्तों इनका नाम क्यों आया था चर्चा में? क्योंकि इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में 2023 में मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों 7 बार कुल मिलाकर के सांसद रहे हैं और 3 बार यूपी के सीएम रहे हैं और 1 बार ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री ये 1996 से रहे थे ये। ठीक है, आगे देखेंगे, ये दोस्तों 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की थी। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं 2022 वाले, इसमें यूपी 56 पदक के साथ, और जिसमें 56 पदक में 20 इसको गोल्ड मेडल मिले थे, तो इसके साथ यूपी 8वें स्थान पर रहा था। तो ये आपकी कौन सी बात हो रही है? 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2022 में हुए थे उनकी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, मिशन निरामया राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये आपका मिशन निरामया शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की रिपोर्ट में यूपी की रैंकिंग कौन से नंबर की आई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18वें नंबर की। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है? इसमें 10 लाख से जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं, इस श्रेणी में गाजियाबाद को 12वीं रैंक और मेरठ को दोस्तों इसमें 15वीं रैंक हासिल हुई है। अगला पॉइंट है आपका 1 लाख से कम जनसंख्या वाले अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रिपोर्ट की ही बात हो रही है। तो ये आपकी 1 लाख से जिन जगहों की जनसंख्या 1 लाख से कम है, उसमें आपके गंगानगर यानी कि जहाँ से गंगा होकर बहती है, तो आपका बिजनौर पहले नंबर पर और कन्नौज दूसरी नंबर पर इसमें रहा है। आगे देखेंगे, प्रेरणा दौड़ सम्मान दोस्तों ये क्या है? गोल्ड श्रेणी में, इसमें जो प्रेरणा दौड़ सम्मान है इसमें गोल्ड श्रेणी में यूपी का गौतम बुद्ध नगर शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है आपका, कचरा मुक्त शहरों में गाजियाबाद और लखनऊ को क्या माना गया है? 3 स्टार शहर माना गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022। ये दोस्तों जो SRS है इसका मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये जो सांख्यिकी रिपोर्ट है दोस्तों ये 2022 के अनुसार यूपी में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार? 905। आगे देखेंगे, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य दोस्तों ये क्या बना है? यूपी का 4था और भारत का कुल मिलाकर के 53वां अभ्यारण्य बन गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस टाइगर रिजर्व के साथ पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और यूपी में ये आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिनको अभी हमने डिस्कस भी किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, KGMU लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लोकार्पण करेगी। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके KGMU ये क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, ये आपकी एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन, ठीक है, यानी कि रोग जनित रोग हैं उनको कम करने के लिए इस मशीन का लोकार्पण किया जाएगा। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है आपका, देश के सबसे बड़े और यूपी के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर। ये दोस्तों इसका नाम क्या है इस डेटा सेंटर का? योटा।
इसका नाम क्या है, योटा डेटा सेंटर। इसका उद्घाटन देखिए दोस्तों कहाँ किया गया है, नॉलेज पार्क, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, नोएडा में। तो आपको ध्यान रखना है। आगे अगला पॉइंट देखेंगे, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन देखिए दोस्तों कहाँ पर किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी कानपुर को 66वीं रैंक इसमें हासिल हुई है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है दोस्तों ये 2023 की रैंकिंग है, जिसमें आईआईटी कानपुर को 66वां स्थान मिला है। ये दोस्तों एशिया यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, और हम बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की, तो इसमें कानपुर जो आईआईटी कानपुर है इसको 264वीं रैंक प्राप्त हुई थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन। ये जो दोस्तों सड़क कांग्रेस यानी कि भारतीय सड़क पर जो मीटिंग हुई थी, इसका ये कौन से नंबर का अधिवेशन था, 81वां, और ये दोस्तों आपका लखनऊ में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा, यूपी में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग का सृजन किया गया है, और इस आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन होंगे, जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 24 अगस्त 1972 को हुई थी। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट। ये दोस्तों क्या है, ये जो समिट है ये आपका 2022 में इसका आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन गौतम बुद्ध नगर में किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट है ये आपका गौतम बुद्ध नगर में इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, चुनार। चुनार ये क्या है दोस्तों, मिर्जापुर में एक जगह है जहां पर लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। क्लियर है, लॉजिस्टिक पार्क दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, ये आपके खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। ठीक है, ये जो लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसमें इसका मतलब क्या होता है लॉजिस्टिक पार्क का, यहाँ पर जो खाद्य वस्तु यानी खाने वाली जो चीजें हैं उनको स्टोर करने के लिए एक एडवांस सिस्टम है, जो कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यूपी का पहला तैरता सोलर संयंत्र। ये दोस्तों जो तैरता हुआ सोलर संयंत्र है ये आपका कहाँ पर, औरैया जिले के दिव्यापुर में। ठीक है, औरैया जिला जो पड़ता है आपका, वहां पर एक जगह है आपकी दिव्यापुर, यहाँ पर आपका यूपी का पहला ये तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, आकांक्षात्मक जिलों 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गतिविधियों पर आधारित सिखाने की प्रणाली, जिसका नाम क्या है, दुलार कार्यक्रम। ये क्या है दोस्तों, ये एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, दुलार कार्यक्रम, जिसमें जो आकांक्षात्मक जिले हैं यानी कि इस कार्यक्रम को जो शुरू करेंगे उसमें 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको इस कार्यक्रम के तहत रखा जाएगा, शामिल किया जाएगा, और इसमें बच्चों की गतिविधियां यानी कि जो बच्चों की एक्टिविटी होती हैं उसके आधार पर उनको सिखाने की ये प्रणाली रहेगी। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, देवरिया जिले के शिक्षक, इनका नाम क्या है दोस्तों, खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार था। तो इनका संबंध यूपी के देवरिया जिले से है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, भारत सरकार ने गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन, ठीक है, इनका नाम आपने काफी ज्यादा सुना भी होगा, रवि किशन को इन्होंने क्या बनाया है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, यूपी इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस बोर्ड के मुख्यालय की, तो ये आपका लखनऊ में होगा, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है, लखनऊ जिले के कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों लखनऊ में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की काफी समय से बात चल रही है, तो ये लखनऊ जिले के कुकरेल वन क्षेत्र में सफारी पार्क को बनाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे। काशी तमिल संगम का उद्घाटन, ये दोस्तों काशी और तमिल संगम
यानी कि तमिल भाषा से संबंधित ये आपका संगम था। काशी का मतलब ये आपका वाराणसी की बात हो रही है। तो ये आपका कहाँ पर हुआ था इसका उद्घाटन? वाराणसी। देखिए यहाँ पर इसका उद्घाटन वाराणसी में ही किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, यूपी स्थानीय निकाय चुनाव में, जो आपके स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। और ये किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में ये आपका जो आयोग है इसका गठन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आजकल आप देख भी पा रहे होंगे जो अयोध्या की काफी ज्यादा वीडियो रील्स वायरल हो रही हैं, उसमें जो आपका एक चौराहा है, चौक का मतलब दोस्तों क्या होता है? चौराहा, ठीक है। बीच चौराहे पर लता मंगेशकर जी की वीणा के रूप में काफी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है वीणा की, तो उस चौराहे का नाम लता मंगेशकर चौक के नाम पर दिया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। दोस्तों ये क्या है? ये आपका 2022 का इंडेक्स है जिसमें यूपी को इस इंडेक्स में 12वां स्थान मिला था और पिछले साल सबसे अंतिम रैंक इस इंडेक्स में यूपी को मिली थी जो कि 18वीं रैंक थी। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये आपके किसी भी राज्य में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के वितरण के आकलन के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, यूपी में जो रूपल चौधरी हैं इनको विश्व V20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण 2022 में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। तो इनका संबंध यूपी से है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यूपी के माधोपुर जो कि जगह पड़ती है चंदौली जिले में, यहाँ से इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया है। अभी दोस्तों जस्ट हमने डिस्कस किया था आपका इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, ठीक है। तो जो आपका फ्रूट वाला था ये भी आपका यूपी में ही बनाया गया है। और अब आपका यहाँ पर देखिए हमने डिस्कस किया है किसको? फॉर वेजिटेबल, तो वेजिटेबल वाला भी यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक लाने के लिए डेलॉयट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इसकी नियुक्ति की गई है कि कैसे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो $1 ट्रिलियन तक की जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट दिया गया है भारत नवाचार सूचकांक 2021। ये क्या है? नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सूचकांक है। इस सूचकांक में यूपी को 7वीं रैंक हासिल प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट है यूपी का आम महोत्सव। दोस्तों ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था और यूपी में इस महोत्सव के दौरान आम के मेगा क्लस्टर की भी शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड से की गई है, यानी कि जिसमें टैगिंग की गई है वो काकोरी ब्रांड से की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है NFSA 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में यूपी का स्थान कौन सा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। NFSA जो है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है इसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग जो सूचकांक जारी किया गया था इसमें यूपी का दूसरा स्थान आया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा यूपी का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क, ये कहाँ खोला गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ये ट्रांसजेंडर के लिए जो डेस्क है ये यूपी की राजधानी लखनऊ में खोला गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन ये दोस्तों मगहर में किया गया है। इसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? मगहर में। मगहर जिसको हम संत कबीर नगर के नाम से भी जानते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं संत कबीर नगर जो यूपी का जिला है इसका नाम तो दरअसल यही है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है मगहर, और मगहर जो जगह है ये दोस्तों संत कबीर से ही संबंधित जगह है। तो यहीं पर इस अकादमी, इनके नाम की अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे, यूपी के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है पटवाई, ये क्या है दोस्तों? रामपुर में जो आपका यूपी का जिला है रामपुर, यहाँ पर एक जगह पड़ती है पटवाई। ये क्या है? पटवाई अमृत सरोवर है। ये देश का पहला अमृत सरोवर बन गया है, ठीक है। पूरे भारत का ये पहला अमृत सरोवर बना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यूपी सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बनाने वाला राज्य भारत में बना है। अगला पॉइंट है वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी जो स्थापना है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये आपकी वाराणसी में
दूसरा है, एक तरीके से कह सकते हैं पूरे इंडिया में देखें तो। और ये जो आपका पहला बनाया गया था ये भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में इसकी स्थापना हो चुकी है। अगला पॉइंट है गीतांजलि श्री, इनका संबंध देखिए दोस्तों यूपी के मैनपुरी से है। और इनका नाम चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि जो इनकी रचना थी रेत समाधि, इस रचना के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें इनकी रचना की रेत समाधि की, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो डेजी रॉकवेल ने किया था। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं और साथ ही साथ इनकी रचना का नाम भी। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो चौथा राज्य खाद्य सूचकांक है दोस्तों 2021-22, ये आपका जारी किया गया था। और इस सूचकांक के तहत उत्तर प्रदेश को इसमें 8वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप, ये दोस्तों क्या है 2022-23 का जो क्लस्टर चैंपियनशिप है इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे गोरखपुर में रेशम कृषि मेला, दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर, गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में जो रेशम कृषि मेला 2023 है इसका शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारा पॉइंट विश्व क्षय रोग दिवस। ये आपका 24 मार्च को वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया था। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो आपका क्षय रोग दिवस जो है आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि टीबी रोग जो है। और इसका जो वन वर्ल्ड टीबी समिट है ये दोस्तों यूपी के वाराणसी शहर में इसका आयोजन किया गया था। और टीबी दिवस की थीम 2023 की जो रखी गई थी वो क्या थी दोस्तों, यस वी कैन एंड टीबी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। तो ये जो राइफल है ये कहाँ बनाई जा रही है, जो आपकी अमेठी में स्थित है कोरबा आयुध फैक्ट्री, यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये जो राइफल है दोस्तों ये भारत और रूस दोनों के संयुक्त प्रयासों से इसका उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल यूपी में, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यूपी की प्रियंका गोस्वामी जिनका संबंध एथलेटिक्स से है, मेघना सिंह और दीप्ति शर्मा इनका संबंध क्रिकेट से है, ललित उपाध्याय इनका संबंध हॉकी से है। तो दोस्तों इन्होंने रजत, और साथ ही साथ अगर हम बात करें आगे अन्नू रानी जिनका संबंध भाला फेंक, दिव्या काकरन इनका संबंध कुश्ती, और विजय कुमार यादव जिनका संबंध जूडो से है, और वंदना कटारिया जो कि हॉकी से संबंधित है। तो इन्होंने इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक इतने हासिल किए हैं। ठीक है, इतने इतने लोगों ने, और रजत पदक यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों यूपी में मातृ मृत्यु व अनुपात, ये जो दोस्तों अनुपात है ये मातृ व शिशु मृत्यु दर का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड कर लेना मातृ व शिशु मृत्यु दर जो अनुपात है वो कितना है 167। ये दोस्तों प्रति 1000 जन्मे बच्चों पर ये निकाला जाता है। और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके जन्म से 1 साल तक कौन सा बच्चा जीवित रहता है, तो ये आपके आंकड़े वो हैं 1000 प्रत्येक जन्मे बच्चों पर 167 जो बच्चे हैं वो नहीं बचते हैं। तो ये आंकड़े यूपी के हैं। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ये जो मृत्यु दर है ये असम राज्य में दर्ज की गई है। क्लियर है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये दोस्तों यूपी का एक एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। और ये आपके चित्रकूट से इटावा तक ये एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं, जिसमें आपका चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। क्लियर है, तो आपको इसकी लंबाई विशेषकर याद रखनी है और इसमें कितने जिले आते हैं और सभी जिलों के नाम भी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है NIRF 2022 रैंकिंग में IIT कानपुर को 5वां और BHU को 11वां स्थान मिला है। दोस्तों ये जो NIRF है इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस रैंकिंग में जो यूपी का IIT कानपुर है इसको 5वां, और यूपी का ही BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको 11वां स्थान मिला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की इस रैंकिंग में, तो फर्स्ट पर इसमें IIT मद्रास रहा था, और सेकंड पर IISc बेंगलुरु, और थर्ड पर IIT बॉम्बे। क्लियर है, तो दोस्तों ये थे हमारे यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आगे अब हम डिस्कस करेंगे इसमें यूपी की कुछ नीतियां और जो योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा लाई गई हैं। वो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे संस्था के द्वारा RO के लिए स्पेशल एक बैच संचालित किया जा रहा है जिसका नाम है प्रहार बैच। और ये जो बैच है आपका दोस्तों ये शुरू भी हो चुका है,
और इसके रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा लें। इसकी जो फीस है वो केवल और केवल 350 रुपये रखी गई है, ठीक है। और इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, इसमें आपको 25 जीएस के टेस्ट मिलेंगे जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में होंगे, और ये आपके सेक्शनल और फुल लेंथ आपके टेस्ट रहेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको इसी बैच में आपको 25 हिंदी के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपके ये भी आपके पीडीएफ के फॉर्म में होंगे, और ये आपके टॉपिक वाइज और साथ साथ इसमें फुल लेंथ, यानी कि आपको टॉपिक वाइज भी इसमें टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके अलावा आपको फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। आगे देखिए तो दोस्तों, आपके इस बैच की और खासकर विशेषता क्या है, इसमें आपको करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आरओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी इसमें तैयारी कराई जा रही है। इसके साथ साथ प्री पास होने पर आपकी मेंस की पूरी तैयारी जो है वो फ्री में होगी। और हिंदी की क्विज जो है, हिंदी जो है वो आपकी क्विज के द्वारा अच्छे से इसमें प्रैक्टिस चालू हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा अगला टॉपिक क्या है, यूपी की प्रमुख नीतियाँ, योजनाएं और कार्यक्रम, जो कि आपकी हाल ही में जो नीति योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई हैं उनको देख लेते हैं जल्दी से। तो पहली नीति है दोस्तों यूपी की खेल नीति। यहाँ पर दोस्तों देखिए समय दिया गया है, यानी कि जिस नीति का, यानी कि जो भी योजना है अगर उसका समय सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा। और यहाँ हम समझेंगे जो भी नीति या योजना है वो किससे संबंधित है या उसकी विशेषता या उद्देश्य उसका क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो खेल नीति है ये आपकी, इस खेल नीति के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और इस स्वास्थ्य बीमा के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास ने कोष बनाया है जो कि 10 करोड़ रुपए का है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगली हमारी नीति है, अगला हमारी जो कार्यक्रम है वो क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका मतलब क्या है, माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम। ये जो है इस कार्यक्रम का नाम है। ये दोस्तों 2022-23 से शुरू हुआ है और इसकी अवधि 5 साल तक रखी गई है, 2026-27 तक चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन करना है, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका सिंचाई का तरीका होता है, ड्रिप मेथड या फिर एक स्प्रिंकलर मेथड होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें जो फसल है उसमें पानी भी अच्छे तरीके से लग जाता है और पानी की बचत भी इसमें होती है, ठीक है। तो इसी के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगली नीति है यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। ये दोस्तों क्या है, ये आपकी 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। और इसके लिए 35% पूंजीगत अनुदान जो है वो 5 करोड़ तक का जारी किया गया है सरकार के द्वारा। यानी कि कृषि उपज, यानी कि जो खेती में जो भी चीज़ें फसल जो पैदा होती हैं उसमें जो चीज़ें निकल कर आती हैं दोस्तों, प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है, जब जो कोई कच्चा पदार्थ है उससे बनने वाला अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए सेब है तो एप्पल जो है, एप्पल से हम क्या बना सकते हैं, एप्पल जूस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अंगूर है तो अंगूर से हम क्या बना सकते हैं, अंगूर से जैसे आपकी किशमिश बनती है और इसके अलावा वाइन बनती है। तो इस तरीके से खाने पीने की चीज़ों से ही आगे जो उनसे उनको मतलब प्रोसेस करके आगे जो नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उनके प्रसंस्करण के लिए ये आपकी उद्योग नीति लागू की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम। ये भी दोस्तों आपका 5 वर्ष के लिए लाया गया है। इसका मतलब क्या है, आंकलित व्यय जो है इसमें 186 करोड़ रुपए इसका आकलन किया गया है, इसके व्यय पर होगा। और इसमें मिलेट्स में कौन कौन सी इसमें खेती की जाएंगी, ज्वार, बाजरा, कोदो और सांबा, इसकी खेती और प्रसंस्करण के लिए यह आपका कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा यूपी वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति 2022 की, जिसका समय 5 वर्ष निर्धारित है। तो दोस्तों ये आपके किससे संबंधित है, सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क की स्थापना और लॉजिस्टिक में निजी निवेश को आकर्षित करना। लॉजिस्टिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो सुचालन तंत्र है, यानी कि अच्छे से चलने वाला सिस्टम में आपका जो निजी निवेश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करना है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 में दोस्तों ये नीति लाई गई थी, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, इसमें आगामी 5 वर्षों में
सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 22,000 मेगावाट को दोस्तों हम 22 गीगावाट भी कह सकते हैं। ये आपकी ग्रिड संयोजित सिस्टम के लिए राज्य सरकार के द्वारा इसमें 15,000 पर किलोवाट का अनुदान किया जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट पर जो सरकार इसमें राशि देगी वो आपकी 15,000 की होगी। और दोस्तों यहाँ पर जो ग्रिड संयोजित सिस्टम है, जैसे सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से ये जो होता है ना, इस तरीके से जो लाइंस होती हैं ये आपकी ग्रिड लाइन कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये नीति चालू की गई है जो कि किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। अगली है दोस्तों आपकी यूपी पर्यटन नीति, ये आपकी पर्यटन से संबंधित है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष है और ये क्या है, पर्यटन गंतव्यों का विकास करना, यानी कि जो आपके पर्यटन स्थल हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए आपकी नीति शुरू की गई है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगली नीति है आपकी यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका उद्देश्य क्या क्या है, एक्सप्रेसवेज और फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास करना, भूमि के क्रय पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% की स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो लोग जमीन खरीदेंगे तो उनको क्षेत्र के हिसाब से बुंदेलखंड के एरिया में 100% की स्टाम्प की छूट मिलेगी और मध्यांचल और पश्चिमांचल वाले एरिया में 75% की छूट स्टाम्प पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगली नीति है दोस्तों यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति। ये भी दोस्तों 2022 में लाई गई थी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है। आने वाले 5 वर्ष में 5,000 करोड़ पूंजी का इसमें निवेश करना है और ये दोस्तों नीति आपकी दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास से संबंधित है। और साथ ही साथ इसमें पशु आहार निर्माणशाला पर 7.5 करोड़, यहाँ पर दोस्तों ये 7.5 करोड़ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि निर्माणशाला के लिए 7.5 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगली है हमारी यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति। ये भी दोस्तों 5 वर्ष के लिए नीति लाई गई है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर 100% रोड टैक्स की छूट और 2 पहिया वाहन पर 5,000 तक की, 3 पहिया वाहन तक पर 12,000 और 4 पहिया वाहन यानी कि जो आपके 4 पहिया वाहन है उस पर 1 लाख तक की छूट, यानी कि सबकी जो कीमत है उसके आधार पर 15% की छूट सब पर प्रदान की जाएगी। वो भी शुरुआत के 3 वर्षों में जो भी इस नीति के तहत वाहन खरीदे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा यूपी वस्त्र एवं परिधान नीति। ये दोस्तों ये भी इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। इसमें देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, राज्य की परिधान निर्माण केंद्र के रूप में इसको विकसित करना और साथ ही साथ मशीनरी की खरीद पर, यानी कि जो कपड़े या परिधान बनाने वाली जो मशीनें हैं उसकी खरीद पर 25% की सब्सिडी जो कि कौन देगी, सरकार देगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है हमारा, अगली नीति है यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति जो कि 2022 में ये भी लाई गई थी। इसका कार्यकाल भी 5 वर्षों का है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन की दर से सब्सिडी इसमें आवंटित की जाएगी और ये आपकी 20 करोड़ तक की राशि इसके लिए आवंटित की गई है। अगला है आपका यूपी एमएसएमई प्रोत्साहन नीति। ये भी दोस्तों 2022 में लाई गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, नए एमएसएमई की स्थापना पर 10 से लेकर 25% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। यूपी एक जिला एक खेल, यानी कि प्रत्येक जिले के अपने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो है ये नीति लागू की गई है, जिसमें दोस्तों हम बात करें फुटबॉल में इसमें बहराइच और हाथरस आते हैं और कबड्डी में ये आपका कन्नौज और श्रावस्ती है। तैराकी में दोस्तों इसमें आपका पीलीभीत है, शूटिंग में आपका बांदा है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जिले में जो प्रसिद्ध उसके खेल हैं उससे संबंधित यहाँ पर दिया गया है। लॉन टेनिस प्रयागराज में, तीरंदाजी आपका सोनभद्र और ललितपुर है, बॉक्सिंग आपका बुलंदशहर और कुशीनगर, बैडमिंटन आपका अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, टेबल टेनिस आपका आगरा और कानपुर और वेट लिफ्टिंग आपका मिर्जापुर और बिजनौर। ये आपके मुख्य रूप से यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो यहाँ पर 75 जिले हैं, तो यहाँ पर ये सारे 75 जिलों के नाम नहीं हैं। जो आपके प्रसिद्ध खेल हैं उनसे संबंधित यहाँ पर उनके जिले दिए गए हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों, ये हमारी लास्ट योजना है। तो ये क्या है, यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।
इस योजना का नाम पूरा आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इसका कार्यकाल कितना रहेगा, 5 वर्ष तक का रहेगा। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है, राज्य में जो बीहड़ वाले इलाके हैं, बंजर भूमि है या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी भर जाता है, तो उनके सुधार और उनके उपचार के लिए आपकी ये जो योजना है ये शुरू की गई है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है, आज का ये जो वीडियो है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ। हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 जो प्रमुख कोर्स हैं वो संचालित किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से पहला आपका यूपीपीसीएस 2024 का बैच है, जिसमें आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू प्रोग्राम तीनों ही शामिल रहेंगे। दूसरा बैच आपका आरओ 2023 का प्री और मेंस बैच है, और तीसरा बैच है आपका एनसीईआरटी का बैच, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इसमें सबसे अच्छी आपके लिए खासियत क्या रहेगी, ये दोस्तों आपके सारे कोर्सेज बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में ये बैच संचालित किए जा रहे हैं। और अगर आप इनकी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और अगर आप डायरेक्ट इस यूज़र नेम से सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।